सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हमने फिलर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं लेवल 2 के। तो डायरेक्शन पढ़ेंगे, आपके सामने डायरेक्शन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ब्लैंक इज गिवन इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज मिसिंग। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन that provides the correct word to be filled in the blank, thereby making the sentence grammatically and contextually correct। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके हाथों हाथ बनाते चलिए जल्दी से। The high failure rate to treat Alzheimer disease is due to the fact that scientists have yet to dash precisely what causes the disease despite ongoing research। Alzheimer disease कौन सा होता है भाई? ऐसा डिसीज जिसमें आपको मेमोरी लॉस की कुछ इशू हो जाए, भूलने की बीमारी हो जाए, डिमेंशिया जिसे हम लोग कहते हैं। अल्जाइमर डिसीज एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी कहते हैं। एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, बिगिनिंग विद माइल्ड मेमोरी लॉस होता है इसके अंदर, पॉसिबली लीडिंग टू लॉस ऑफ द एबिलिटी टू कैरी ऑन अ कॉन्वर्सेशन एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। मतलब आप बात भी नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे वो गजनी वाली जो बीमारी है ना, हर 15 मिनट में भूल जाता है, वो तो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल हो गया, ये माइल्ड वर्जन है। जो हाई फेलियर रेट है जिसमें हम डिसीज को ट्रीट नहीं कर पाते हैं, वो किस वजह से है? वो इस तथ्य की वजह से है कि साइंटिस्ट ने अभी तक ये नहीं किया है। क्या नहीं किया है? कि एग्जैक्टली क्या कारण है डिसीज का, इतनी सारी रिसर्च जो चल रही है उसके बावजूद भी। तो 2 के बाद हमको V1 चाहिए होता, बड़ा बेसिक सा है क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एस या ES वाला ये नहीं आएगा, ये नाउन है क्योंकि हमें 2 के बाद V1 चाहिए। साइंटिस्ट ने अभी ये करना बाकी है। क्या करना बाकी है? ये तो सेकंड फॉर्म होगी, ब्रिंग टू लाइट होता तो एकदम सही होता, गलत है, अनकवर आएगा। साइंटिस्ट हैव येट टू अनकवर, अभी अनकवर उन्होंने नहीं किया है कि किस वजह से जो डिसीज है वो हो रहा है, उसके कारण क्या है। तो वैसे तो डिकोड भी हो सकता था, बट उसमें एस या ES लगा पड़ा है। ब्रिंग टू लाइट भी हो सकता था कि प्रकाश अभी तक नहीं डाला है कि किस वजह से हो रहा है, बट फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट थी। तो हमें ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों मेंटेन करके चलना है। While cars are moving towards greener electric power, emissions from air travel are dashed to increase 7-fold in the next 3 decades। जो कार हैं अब वो क्या हो रही हैं? ग्रीनर हो रही हैं, मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही हैं। पेट्रोल और जो डीजल है, ये फ्यूल जो है अब कम यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक पावर की तरफ जा रही हैं। तो एमिशंस जो हो रही हैं एयर ट्रैवल की वजह से, वो क्या हो रही हैं? वो ये हो रही हैं जिससे क्या हो जाएगा? टू इंक्रीज 7-fold इन दी नेक्स्ट 3 डेकेड्स। तो 7 गुना बढ़ जाएगा आने वाले 3 दशकों में। तो आपको पता है आर के बाद आपको V3 चाहिए या ING फॉर्म चाहिए। तो एमिशंस जो है एयर ट्रैवल से वो ये हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? एक्लेम का मतलब तो तारीफ करने से रिलेटेड होता है, तो यहाँ प्रेज करने की कोई बात नहीं आ रही है, ऑप्शन गलत। एंटिसिपेटेड आ सकता है, एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड एक ही चीज़ है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 गुना बढ़ जाएगी, एंटिसिपेट किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक। थॉट का मतलब है रोकना, इसका कोई सेंस नहीं है कि जो एमिशन है वो रुक जाएंगे। इंक्रीज बोला है ना, तो बढ़ जाएंगे। थॉट जो है प्रिवेंट का सिनोनिम है। सोर्ड कोई शब्द नहीं होता, SOR ही होता है, सोर। सोर का मतलब होता है पेन, ठीक है, या पेनफुल। सोर थ्रोट आपने पढ़ा है ना, ये पहले भी पढ़ा हुआ है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा एंटिसिपेटेड हो जाएगा। He is going to be an enormous asset for America as he has got boundless energy combined with dash intellect। He is going to be an enormous asset for America। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी वो होने वाला है, क्योंकि उसके पास बाउंडलेस एनर्जी है, साथ साथ ऐसी इंटेलेक्ट है। तो कैसी इंटेलेक्ट है? ये नाउन है, क्योंकि ये ए आर्टिकल जो है नाउन के लिए आया है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला हमको एडजेक्टिव चाहिए। अब एक्यूमेन का मतलब भी होता है नॉलेज या फिर इंसाइट, नॉलेज या फिर इंसाइट। तो ये खुद एक नाउन होता है, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए नाउन नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। शार्पली आपका एडवर्ब होता है, LY वाला है, तो ये भी गलत हो गया। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ऐसा इंसान जो चीज़ों को थोड़ा धीरे समझता है, जिसका IQ थोड़ा कम है, मंद बुद्धि है। लेकिन इंटेलेक्ट के साथ ऑब्ट्यूज टर्म कैसे यूज कर सकते हैं? दोनों तो ऑपोजिट वर्ड हो गए ना, तो ये गलत। तो कीन इंटेलेक्ट आएगा। कीन का मतलब होता है शार्प, ईगर, ठीक है, जिसमें एंथुजियाज्म थोड़ा ज़्यादा है। कीन इंटेलेक्ट है मतलब क्यूरियस है चीज़ों को लेके। तो कीन एडजेक्टिव होता है, शार्प इसका सिनोनिम है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
ही डैश अगेंस्ट द एंसॉम्बल, ऑनसॉम्बल बोलते हैं वैसे इसे, ऑनसॉम्बल, ऑनसॉम्बल का मतलब होता है ग्रुप। ही डैश अगेंस्ट द ऑनसॉम्बल ऑफ फॉल्सहुड्स दैट कंप्राइज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसने जो फॉल्सहुड्स मतलब जो झूठी चीजें हैं उसका पूरा का पूरा जो बंडल है उसके अगेंस्ट ये किया है, और उन झूठी चीजों की वजह से बनी है क्या, इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे, यस और नो, क्योंकि आगे भी बात देखेंगे प्रेजेंट में चल रही है तो प्रेजेंट टेंस भी चाहिए होगा। अब यहाँ पे इन सारे शब्दों को समझेंगे। कंप्लेन तो होती है वर्ब, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी की सेकंड फॉर्म होती है कंप्लेन्ड, ईडी लगाते हैं। फिर होता है कंप्लेंट, ये नाउन होता है, पहले वाला वर्ब है नीचे वाला नाउन है। ये होता है शिकायत करना और ये होता है शिकायत। आप बोलोगे सर दो शब्द एक जैसे हैं इसके अंदर, नहीं जी, जो ये कंप्लेंट है वो ये वाला है, ये जो लिखा हुआ वो कंप्लायंट है। क्या है, कंप्लायंट। दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, इसमें आई पहले है ए एन टी आगे है, देखो आई पहले ए एन टी बाद में, उसमें ए पहले आई एन टी बाद में। ये एडजेक्टिव होता है। ये कंप्लायंट जो है ये कंप्लाई से बना है। कंप्लाई का मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे, जी हुजूरी करे, हाँ में हाँ मिलाए। पहली बात तो इसमें एस लग भी नहीं सकता, ये शब्द ही गलत है, कंप्लायंट ही होता है, एडजेक्टिव में एस थोड़ी लग जाएगा, समझे। ये वर्ब है शिकायत करना, ये नाउन है शिकायत, और ये एडजेक्टिव होता है कंप्लायंट, इसका मतलब कंप्लाई करने वाला, हाँ में हाँ मिलाने वाला, चीज़ों को फॉलो करने वाला। तो हमें तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए ना, तो पहली बात तो बी तो गलत हो गया, वो वैसे ही एडजेक्टिव है। कंप्लेंट्स भी नहीं आ सकता, ये तो नाउन है, प्लूरल फॉर्म बना रखा है इसका, हमें वर्ब चाहिए सब्जेक्ट के साथ, तो ये भी गलत हो गया। ही सिंगुलर है लेकिन ये तो प्लूरल वर्ब है कंप्लेन, तो ये भी गलत हो गया। ये बचा आपके सामने रेल्स। तो रेल का मतलब भी कंप्लेन करना होता है, और ये फर्स्ट फॉर्म है, उसी के साथ एस या ई एस लगा रखा है। कंप्लेन और रेल एक ही चीज है, बट हमें सिंगुलर चाहिए था तो उसमें एस लगा दिया। ही रेल्स अगेंस्ट द ensemble ऑफ फॉल्सहुड्स। तो जितनी भी झूठी चीजें हैं उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन करने की बात कर रहा है। टू कंप्लेन एंग्रीली, रेल का मतलब होता है। क्लियर। The identity of the world's best known graffiti artist remains Aoran Dash, and he was not present during the revealing of his latest work. ग्राफिटी क्या होता है? ग्राफिटी आपको पता है, आपने सबवे सफर्स गेम खेली है, उसके अंदर वो स्प्रे जो होती है उससे दीवार पे कुछ कुछ बनाता रहता है, फिर पुलिस उसके पीछे भागती है, उसको पकड़ती है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो ऐसे आप कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो आप लोग देखते हैं ना, दीवारों पे आर्ट सी बनी होती है, स्प्रे से बनाई होती है, उसे ग्राफिटी आर्ट कहते हैं। जो आइडेंटिटी है वर्ल्ड के बेस्ट नोन ग्राफिटी आर्टिस्ट की, वो ये है, और वो जो है प्रेजेंट नहीं था जब उसके लेटेस्ट वर्क को रिवील किया जा रहा था। तो आइडेंटिटी क्या है, और आगे बोल रहा है वो प्रेजेंट नहीं था, तो मतलब उसकी आइडेंटिटी एक मिस्ट्री है, ऐसा कुछ सेंस देना है। तो मिस्ट्री पहला ही शब्द है, मिस्ट्री आ सकता है। मिस्ट्री नाउन चाहिए, ए आर्टिकल लिखा हुआ है, ए या एन, तो आगे नाउन चाहिए। फेमिलियर तो एडजेक्टिव होता है, और ये तो ऑपोजिट वर्ड है। अगर उसकी आइडेंटिटी फेमिलियर होती तो सबको पता होता ना वो कौन है, लेकिन वो तो एब्सेंट था जब उसका लेटेस्ट वर्क रिवील किया जा रहा था, सबके सामने लाया जा रहा था। एनिग्मा होता तो आ सकता था, एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब भी मिस्ट्री होता है, बट एनिग्मेटिक लिखा हुआ है क्योंकि एनिग्मा आपका नाउन है, एनिग्मेटिक ये एडजेक्टिव होता है। हमें नाउन की रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल से पता लग रहा है। क्रिप्टिक का मतलब भी कोई चीज मिस्टीरियस है या एनिग्मेटिक है, दोनों सेम चीज है, तो ये दोनों ही नहीं आ सकते, ये एडजेक्टिव है। ये TIC वाले जो होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, तो सिर्फ पहला ही शब्द आ सकता है, ए। Authorities have issued dash to encourage the use of waste plastic on national highways. अथॉरिटीज ने इशू किया है, क्या इशू किया है? तो पेनल्टीज इशू की है? नहीं, पेनल्टी जो लगाई जाती है किसी गलत चीज के लिए लगाई जाती है। आगे बोल रहा है एनकरेज करना है किसको, वेस्ट प्लास्टिक के यूज को नेशनल हाईवेज पे, तो प्रोत्साहन देना है। प्रोत्साहन के लिए कभी पेनल्टी, किसी चीज को डिस्करेज करने के लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है, एनकरेज करने के लिए पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। वहां पे पॉजिटिव वर्ड है, यहां आप नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो तो गलत हो जाएगा, तो पेनल्टी नहीं आएगा। उसके बाद अथॉरिटीज ने मेंबर्स को इशू किया है। मेंबर्स को कैसे इशू कर सकते हैं?
फाइन भी पेनल्टी की तरह नेगेटिव वर्ड है। गाइडलाइंस जारी की हैं, तो अथॉरिटी ने गाइडलाइंस जारी की हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी किए हैं जिसमें वो प्रोत्साहन देंगे प्लास्टिक वेस्ट के यूज को नेशनल हाईवेज पर। चलो, ऑल द की इंडिकेटर्स दैट डैश दैट द इकोनॉमी इज नॉट इन गुड शेप एट ऑल। तो की इंडिकेटर्स ये करते हैं, क्या करते हैं बताएंगे कि जो अब इंडिकेटर्स जो है वो कुछ उनसे कुछ पता ही लगेगा ना कि इकोनॉमी जो है वो गुड शेप में नहीं है। की इंडिकेटर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आगे जो वर्ब चाहिए होगी वो प्लूरल चाहिए होगी, इतना तो पता लग रहा है, और प्रेजेंट में चाहिए होगी इससे इससे पता लग रहा है। तो प्लूरल वर्ब एस या ईएस वाली तो हो नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया। अब इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, चलिए सीख लेते हैं पहले। अपहेविल एक नाउन होता है जिसका मतलब वॉयलेंट या फिर सडन चेंज, अचानक से जो बदलाव आ जाए, वॉर हो जाए या फिर दंगा फसाद हो जाए और सब उथल पुथल हो जाए, चीज़ें डिसऑर्डर में हो जाए, तो वो अपहेविल है। ओवरहोल का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना और इम्प्रूव करना, किसी सिस्टम को, ठीक है, बेटर करना। रिवील का मतलब दुनिया के सामने लाना। अब क्वेश्चन में जाऊं तो इंडिकेटर्स जो है उनसे कुछ पता लगता है, खुलासा होता है इंडिकेटर्स से। तो यहाँ पे उथल पुथल का सेंस तो चाहिए ही नहीं, पहली बात तो वर्ब चाहिए, ये खुद एक नाउन है, ये वर्ब तो है लेकिन इसका मतलब है एनालाइज करना। इंडिकेटर्स कुछ एनालाइज नहीं कर रहे, इंडिकेटर्स कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, उनसे कुछ पता लग रहा है। रिवील और एग्जिबिट दोनों आ सकता था, बट ये सिंगुलर वर्ब थी, हमें प्लूरल चाहिए, फर्स्ट फॉर्म यही है, सी आंसर हो जाएगा। Good quality education is one of the most dash ways to reduce poverty, achieve gender equality and create more jobs. बताओ भाई क्या बनेगा जल्दी से। जो गुड क्वालिटी एजुकेशन है इज वन ऑफ द मोस्ट डैश वेज, तो वेज आपका नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। इम्पीडिमेंट खुद एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये तो नहीं आ सकता, ऑब्स्ट्रक्शन गलत हो गया, बाधा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लुएंशियल होता तो चल जाता, इन्फ्लुएंस तो वर्ब होती है या नाउन भी होता है इन्फ्लुएंस। मेलेवलेंट होता है किसी की नेगेटिव इंटेंशन हो, ये एडजेक्टिव तो होता है बट हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड है। मेलेवलेंट इंटेंशन होती है ना, हार्म पहुंचाने की इंटेंशन, बट पॉजिटिव बात हो रही है। गुड क्वालिटी एजुकेशन तो है जो है वो ऐसे वेज में से एक है जिससे कि रिड्यूस हो सकती है पॉवर्टी, तो पोटेंट आएगा। पोटेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल। समझ गए सभी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरीके की। चलिए जी, तो बाकी सारे क्यों गलत हैं, रीजन पता होने चाहिए, ए आंसर हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट विद इम्प्लीमेंटर्स मेड द मिशन डैश, तो लगातार जो एंगेजमेंट हो रही है इम्प्लीमेंटर्स के साथ, तो उसकी वजह से जो मिशन है वो कैसा हो गया। तो अगर आपकी एंगेजमेंट बढ़ रही है तो कोई चीज वीक तो हो नहीं सकती है, फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक। सक्सेसफुल हो सकता है, पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल आ सकता है, मिशन के बारे में बताने के लिए चाहिए, नाउन के बारे में बताने के लिए एडजेक्टिव आता है। अबोर्ट का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो गई है, फेल हो गई है। एंगेजमेंट से किसी चीज को बढ़ावा मिलता है, पॉजिटिव चीज होगी, नेगेटिव नहीं, तो ये तो नेगेटिव है। फियास्को का मतलब भी फेलियर होता है, ये भी नेगेटिव है, तो एक ही शब्द था पॉजिटिव, बी आंसर हो जाएगा। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है विद इट्स ग्लिट्स एंड ग्लैमर कॉन्टिन्यू टू डैश गलीबल पीपल, मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो चकाचौंध आपको दिखाई दे रही है ना, उसकी वजह से जो गलीबल मतलब भोले भाले जो लोग हैं वो ये हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, टू के बाद V1 की रिक्वायरमेंट है, क्या हो रहे हैं, उनको पागल बनाया जा रहा है। कॉक्स का मतलब किसी को जाल में फंसाना, बिगाइल का मतलब भी यही होता है किसी को अट्रैक्ट करके उसके साथ धोखा कर देना, एंटाइस का मतलब भी यही होता है किसी को लुभाना और उसे धोखा दे देना। तीनों का ही मीनिंग सेम है, तीनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद V1 चाहिए, ऑल कैन फिट हो जाएगा। The 21st century has brought many a new technological dash to the publishing industry. फ्लो में बच्चे क्या करते हैं, मैनी देख के या तो एडवांसमेंट्स लगा देते हैं या ब्रेक थ्रू लगा देते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लूरल हैं। जबकि ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, मैनी के बाद ए,
हमने ये पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में कि मैनी के बाद बेटा प्लूरल नाउन आता है और उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, बोलो हाँ। लेकिन मैनी के बाद एक और स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको पता हो, मैनी के बाद अगर ए और एन का यूज करें तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं और जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। याद है सभी बच्चों को? यस और नो? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे मैनी के बाद ए एन है तो आगे फिर सिंगुलर नाउन चाहिए होगा ना। हालांकि वर्ब नहीं दी हुई क्योंकि उससे ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा हुआ है, बट मैनी के बाद अगर ए एन आ जाए उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है। अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की जगह पे है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आती है, बट ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, वर्ब के बाद है, इसलिए वर्ब का कोई लेना देना नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर तो फॉलो होगा ना। तो हमें सिंगुलर नाउन चाहिए होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये प्लूरल है और ये प्लूरल है, दोनों का मीनिंग सेम है। एडवांसमेंट और ब्रेक थ्रू का मतलब कोई नई चीज, इनोवेटिव कोई चीज है। तो आपको लगेगा टेक्नोलॉजिकल लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, आगे नाउन चाहिए, बच्चा मैनी को देख के प्लूरल लगा देता है तो ये दोनों को सही मान लेता है, ये दोनों गलत है बेटा। अब हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। 21वीं शताब्दी में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल क्या हुए हैं, अच्छी चीजें हुई हैं टू दी पब्लिशिंग इंडस्ट्री। तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में अच्छी चीजें आई हैं, टेक्नोलॉजी का नाम आ गया ना तो बढ़िया चीजें आई हैं। सेटबैक का मतलब होता है कोई फेलियर, सेटबैक का मतलब आपके सामने कोई मुसीबत आ गई है, आपको किसी चीज, किसी आपदा का सामना करना पड़ रहा है, किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो चेंज आ जाएगा। सिंगुलर भी है और पॉजिटिव वर्ड भी है, तो ए आंसर हो जाएगा। Hinduism underwent dash changes aided by teachers such as Ramanuja, Madhav and Chaitanya. अंडरवेंट का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना किसी चीज को, अंडरगो की सेकंड फॉर्म है ये। हिंदुज्म अंडरवेंट डैश चेंजेस, तो हिंदुज्म में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। कैसे चेंजेस? नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो मेजॉरिटी तो खुद एक नाउन होता है तो ये नहीं आ सकता। मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस होता तो सही होता। प्रिंसिपल गलत है, इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और ये वाला जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, या फिर इसका मतलब मेजर भी होता है, मुख्य। प्रधानाचार्य तो आपको पता ही है मुख्य भी होता है, और ये एक एडजेक्टिव होता है, बट ये वाला प्रिंसिपल दिया सिद्धांत वाला, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज्ड का मतलब होता है किसी चीज से संतुष्ट होना या खुश होना, तो खुश होने की बात नहीं है, ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते। बड़े चेंजेस की बात हो रही है, मेजर आएगा, या तो ये आ सकता था या तो ये भी आ सकता था, चीफ टर्म भी आ सकता था, तो बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। चलो बताओ इसके अंदर क्या बनेगा जल्दी से। Waste water was removed by complex sewage systems and dashed into nearby bodies of water. तो जो गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर है, उसे रिमूव कर दिया गया कॉम्प्लेक्स सीवेज सिस्टम के द्वारा, और ये कर दिया गया नियर बाय बॉडीज ऑफ वाटर में। बॉडीज ऑफ वाटर का मतलब लेक में, रिवर में, कहीं पे से छोड़ दिया गया। तो अगर आपको पता है कि एंड के इधर अगर V3 है तो फिर एंड के इधर भी तो V3 आएगी, पैरेललिज्म नहीं मेंटेन करेंगे। वेस्ट वाटर को ये कर दिया गया और वेस्ट वाटर को फिर ऐसा कर दिया गया नियर बाय बॉडीज ऑफ वाटर में। तो वो कॉमन निकाल रखा है, इधर भी V3 इधर भी V3। कहाँ पे V3 नहीं है पहले तो वो हटाओ, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। रीइंफोर्स और रिलीज, रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना, मजबूती देना, और रिलीज का मतलब बहा देना। तो भाई गंदे पानी को बहा जाएगा ना, मजबूती देने की क्या बात है, इसलिए ये वाला गलत और रिलीज वाला सही हो जाएगा। डिस्पर्स का मतलब होता है किस चीज को फैला देना, बट हमारे पास यहाँ वर्ब जो है वो दूसरी चाहिए थी हमको। द प्लांट हैज बीन शट डाउन विद इट्स बिल्डिंग्स डैश एंड कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द साइट। जो प्लांट है वो तो बंद हो गया, और जो उसकी बिल्डिंग है वो ये हो गई है और कंप्लीटली रिमूव्ड हो गई है साइट से। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर एंड के इधर ईडी वाली फॉर्म है तो इधर भी ईडी वाली फॉर्म ही आएगी। और एक चीज, ये वर्ब नहीं है, समझना इस चीज को। प्लांट आपका सब्जेक्ट है, हैज बीन शट डाउन ये उसकी वर्ब है, ठीक है। हैज बीन शट डाउन, शट डाउन फ्रेजल वर्ब है तो इसे पूरा मान लो। अब विद प्रेपो है,
और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, मतलब बिल्डिंग सब्जेक्ट नहीं है। अब बिल्डिंग को ही ये किया गया और बिल्डिंग को ही रिमूव किया गया। अभी ये जो शब्द आया हुआ है ये बिल्डिंग के लिए आया हुआ है, आप इसे वर्ब नहीं कह सकते। अगर ये वर्ब कहोगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि विद के बाद तो ऑब्जेक्ट होते हैं, समझे कि नहीं। तो ये वर्ब है ही नहीं बेटा। नाउन के बारे में जो शब्द बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ये पार्टिसिपल है। V3 जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो यहां पे भी आपको V3 ही चाहिए जो एडजेक्टिव की तरह काम करे। पहली बात तो ये गलत हो गया। डिप्लॉय का मतलब होता है किसी को तैनात करना, बिल्डिंग को तैनात कर नहीं सकते। इरेक्ट का मतलब है बिल्डिंग को खड़ा करना, स्टैब्लिश करना, और डिमोलिश का मतलब तोड़ देना। रिमूव से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, डिमोलिश की इरेक्ट। बनाना की तबाह करना, तबाह करना चाहिए ना। हम पैरेललिज्म मेंटेन कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट भी तो देखेंगे ना। शट डाउन हो गया तो फिर इरेक्ट कैसे होगा, डिमोलिश ही हो जाएगी ना, कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी ना। ये आंसर है। बिग डेटा, digitization, artificial intelligence are fundamentally dash the economy and society. बिग डेटा, डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फंडामेंटली डैश कर रही है इकोनॉमी और सोसाइटी को। आर लिखा हुआ है तो आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, और उसी को मॉडिफाई कर रहा है फंडामेंटली, यहाँ पे एडवर्ब है। तो आईएनजी वाली फॉर्म ये नहीं है, ये नहीं है। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना, और स्मोदर का मतलब होता है किसी का गला घोटना। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमी और सोसाइटी को क्या कर रही हैं, बदल रही हैं, उनकी रूपरेखा को है ट्रांसफॉर्म कर रही हैं या रिफॉर्म कर रही हैं। सी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। चलिए जी अगला क्वेश्चन। द ग्लोबल इन्वायरमेंट टुडे डैश न्यूमरस चैलेंजेस टू द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स चेंजिंग डायनामिक्स। बताएंगे भाई। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है टुडे डैश न्यूमरस चैलेंजेस, तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट से बहुत सारे चैलेंजेस ये हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, और बदलते हुए डायनामिक्स की वजह से हो रहे हैं। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आगे हमको वर्ब चाहिए, और वो सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी। सिंगुलर वर्ब चाहिए, जो भी वर्ब चाहिए वर्ब चाहिए, हमको इतना पता लग रहा है। हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी। प्रेजेंट में चाहिए, पास्ट चाहिए, ये नहीं पता है। देख लीजिए सारी ही प्रेजेंट में है, मतलब ये प्रेजेंट शब्द तो है, वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, सारी ही प्रेजेंट टेंस में है। अब क्या आएगा, तो एस या ईएस वाली चाहिए होगी, ये आ नहीं सकती, ये आ नहीं सकती। इम्पोज का मतलब होता है किसी पे कुछ थोपना, और पोज का मतलब होता है कोई चीज फेस करना। पोज का मतलब होता है कोई चीज प्रेजेंट करना या फेस करना। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है उसकी वजह से बहुत सारे न्यूमरस चैलेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि डायनामिक्स जो हैं वो बदल रहे हैं। समझे कि नहीं। तो यहाँ पे थोपने की बात नहीं हो रही है, चैलेंजेस को थोपा जा रहा है। चैलेंजेस जो है वो पोज कर रहा है, इन्वायरमेंट की वजह से आ रहे हैं न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। देयर मस्ट बी अ कॉन्शियस एफर्ट टू डैश द लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट स्टेट ऑर्गन्स। 2 के बाद V1 चाहिए। डिटीरियोरेटिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, तो ये तो आईएनजी वाली फॉर्म है, आ नहीं सकती है। स्ट्रेंथन, टाइटन और एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब है किसी को अवेयर करना, प्रकाश डालना किसी चीज पे। तो लिंक पे कैसे प्रकाश डालेंगे भाई, डिफरेंट स्टेट ऑर्गन्स के लिंक पे कैसे प्रकाश डालेंगे। लिंक को तो मजबूत किया, कड़ी को और मजबूत किया जाता है। समझे कि नहीं, कि एफर्ट डालना पड़ेगा, वो भी कॉन्शियस एफर्ट। इसके लिए जो डिफरेंट स्टेट ऑर्गन्स है ना, उनके बीच में जो कड़ी है, उस कड़ी को ये करने के लिए, तो कड़ी पे प्रकाश डालने के लिए। कड़ी वो खाने वाली कड़ी नहीं, कड़ी मतलब वो जंजीर चैन वाली कड़ी है ना, कि कड़ी मजबूत है बहुत, वो वाली कड़ी की बात हो रही है। तो ये गलत। लिंकेज को टाइटन नहीं करते, लिंकेज को स्ट्रेंथन करते हैं, लिंक को मजबूत करते हैं। टाइट तो वो नस कटने वाला लिटरल वाला फीलिंग आ जाएगा, हमें फिगरेटिव सेंस चाहिए, इनडायरेक्ट वाला सेंस चाहिए। स्ट्रेंथन आएगा, स्ट्रेंथन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। रीइंफोर्स करना, लिंक को और मजबूत बना रहे हैं, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। द सक्सेस ऑफ एनी नेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन हाउ इफेक्टिवली इट डैश ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज एट इट्स डिस्पोजल।
एट इट्स डिस्पोजल का मतलब है कि जो अभी आपके पास है, जिसे आप यूज कर रहे हो। तो जो सक्सेस है किसी भी नेशन स्टेट की, वो डिपेंड करती है कि कैसे वो इफेक्टिवली ये करता है। तो इट है ना, तो इट के लिए वर्ब फिर से सिंगुलर चाहिए होगी, आपको ये बात पता लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भी डिपेंड्स है। तो लिवरेज का मतलब वैसे फायदा उठाना होता है, तो रिसोर्सेज का फायदा ही उठाया जाता है, बट ये प्लूरल वर्ब है। बाकी सब में एस या ईएस लगा पड़ा है। डिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना या खर्च कर देना। यहाँ पे रिसोर्सेज का फायदा उठाने की बात हो रही है, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं। तो कॉन्टेक्चुअली गलत। सप्रेस का मतलब भी दबाना होता है, यहाँ रिसोर्सेज को यूज करना है या कंट्रोल करना है। हार्नेस का मतलब कंट्रोल करना, और कंट्रोल करके उसका फायदा उठाना अपने अकॉर्डिंग। तो हार्नेसेस आ जाएगा। A dash proportion of the nation's trade and energy needs are met through the medium of oceans. तो ए आर्टिकल है किसके लिए? प्रोपोर्शन के लिए। इसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए कि जो इतना प्रोपोर्शन है ना नेशंस की ट्रेड का और एनर्जी का, एनर्जी नीड्स का, वो किसके थ्रू पूरा होता है? ओशंस के मीडियम के थ्रू पूरा होता है, ओशंस के जरिए पूरा होता है। तो देखो ए है, इनडिस्पेंसिबल नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ई वाली साउंड है, ये वोवल, यहाँ ये वोवल साउंड है, तो वोवल के लिए एन आता है। कॉन्सोनेंट के लिए ए आता है ना, वोवल के लिए एन आता है। तो यहाँ एन होता तो ये सही मानते, इसे तो गलत हो गया। इंपॉर्टेंट भी इसलिए नहीं आ सकता, ई वाली साउंड है, क्योंकि यहाँ एन इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन होता तो सही होता। तीनों के मीनिंग सेम है वैसे, इनडिस्पेंसिबल, सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट तीनों ही सेम है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि ऑल फिट लगा दें, बट ये जो ए आर्टिकल है ना भाई, ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आता है। ये वोवल साउंड है और ये वोवल साउंड है। सिग्निफिकेंट में स सेब वाला सिग्निफिकेंट, सिर्फ यही आएगा। बी आंसर हो जाएगा। Why do girls send confusing signals? She had dashed me on the boat the other day, yet she came to shop with me and didn't let me pay. Why do girls send confusing signals? Why? बताओ, सारे सवालों के जवाब दो, सिर्फ फिलर्स के क्यों जवाब दे रहे हो? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। किसका जवाब? इस वाले फिलर का बता रहा हूँ, उसका तो मुझे भी नहीं पता। वाई डू गर्ल्स सेंड कंफ्यूजिंग सिग्नल्स? उसने ये किया मुझे बोट पे एक दिन पहले, और फिर भी मेरे साथ आ गई शॉपिंग करने के लिए, और मुझे पैसे भी नहीं पे करने दे रही है। तो एक दिन पहले कुछ उल्टा ही हुआ होगा, क्योंकि अब तो वो साथ में आ गई है और आपको पे भी नहीं करने दे रही है। लेकिन एक दिन पहले जरूर कुछ उल्टा हुआ होगा, तभी बोल रहा कि कंफ्यूजिंग सिग्नल है। पहले ये हुआ, अब ऐसा करने लगी, अब साथ भी आ गई, पैसा भी नहीं पे करने दे रही है। कुछ सोच रहे होंगे ऐसी कहाँ मिलती हैं सर लड़कियां। नहीं नहीं भाई, इस दुनिया में हर टाइप का प्राणी मौजूद है। अच्छे लड़के भी हैं तो अच्छी लड़कियां भी हैं। पे करने से रिलेट नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बोल रहा हूं। शी हैड डैश, तो हैड के बाद V3 चाहिए। अरे बोल दो हाँ, तो ये तो आ नहीं सकता। अब या तो ये या तो ये या तो ये, हमें नेगेटिव सेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले कुछ गलत किया होगा या कुछ नेगेटिव किया होगा, और अगले ही दिन वो आ गई शॉपिंग करने के लिए और पैसे भी नहीं पे करने दे रही है। तो कॉम्प्लीमेंट और वेलकम्ड दोनों पॉजिटिव वर्ड है। वेलकम करना किसी को और कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ, तो गलत है। रिबफ आएगा। रिबफ का मतलब होता है रिजेक्ट करना। तो एक दिन पहले तो मुझे ना कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगी मैं नहीं आऊंगी, और अगले दिन आ गई और पैसे भी नहीं पे करने दिए। तो इसलिए वो कह रहा है वाई डू गर्ल्स सेंड कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। समझ में ना आ रहा है। जे मैं तेरे मेरे प्यार दे उत्ते किताब लिखा, तो पहला 150 पन्नों ते तेरे नखरे होने के हैं, उसके बाद प्यार कहानी शुरू होगी। चलिए, रिबफ का मतलब है रिजेक्ट करना, स्टॉप करना, सेइंग नो टू थिंग और समवन, तो रिबफ आ जाएगा वहां पे। On 15th August 1947, India woke to a new dawn of freedom. Dawn मतलब एक नया सवेरा। Finally, we were masters of our own dash after 200 years of British rule. Finally, we were masters of our own dash after 200 years of British rule. तो आर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आगे नाउन चाहिए होगा। डेस्टिनेशन तो हम लोग मंजिल को बोलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। डेस्टिन वर्ब होती है। डूम का मतलब होता है विनाश। तो भाई अगर आज़ादी मिली है तो विनाश के मास्टर्स कैसे होंगे? तबाही के मास्टर्स हम लोग कैसे होंगे? नेगेटिव वर्ड है। डेस्टिनी
खुद की किस्मत अब हमारे हाथ में है। 200 साल का जो ब्रिटिश रूल है वो जा रहा है, अब हम अपनी खुद की किस्मत के मास्टर्स हैं। इंडिया के लिए अब ये नया सवेरा था। कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा? डेस्टिनी आ जाएगा। एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट दैट इज डैश एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल इज नोन एज इनोवेशन। कोई आइडिया, कोई प्रैक्टिस या ऑब्जेक्ट जिसे ये किया जाता है या न्यू डैश किया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, उस चीज को हम इनोवेशन कहते हैं। तो क्या किया जाता है? इज के बाद या तो आईएनजी फॉर्म या तो V3 अगर वर्ब लिखी हुई है तो। सारी ही वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती। डीम का मतलब होता है कंसिडर। अगर ये होता डीम्ड तो उसका मतलब होता कंसिडर्ड, तो ठीक होता कि कोई आइडिया, कोई प्रैक्टिस, कोई ऑब्जेक्ट जिसे कंसिडर किया जाता है न्यू की तरह, उस चीज को इनोवेशन कहते हैं। सही बात है, कोई चीज नई है तो वो इनोवेशन है। तो अगर किसी चीज को न्यू कंसिडर किया जा रहा है तो वो इनोवेशन है, एज सिंपल एज दैट। अरे बोलो हाँ। तो डीम्ड होता तो सही होता, तो क्योंकि उसका मतलब कंसिडर्ड हो जाता, बट ये डीम है, हमें V3 चाहिए। डिसरिगार्ड का मतलब होता है इग्नोर करना। रिगार्डेड होता तो सही होता कि इसे रिगार्ड किया जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। डिसरिगार्ड उल्टा है, इग्नोर करना, इसका कोई मतलब नहीं है। मिस्टिफाई का मतलब भी कोई चीज समझ में ना आना। प्रिसीव आएगा, प्रिसीव का मतलब किसी चीज को कंसिडर करना। डीम करना एक ही बात है, ये रिगार्ड एक ही बात है, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम है। तो कोई आइडिया, प्रैक्टिस, ऑब्जेक्ट दैट इज प्रिसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल इज नोन एज इनोवेशन। Farm mechanization is the main dash of modern agriculture, and many of the progressive countries have already mechanized their agriculture. तो फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो मेन ये है मॉडर्न एग्रीकल्चर का। तो मेन क्या है? और बहुत सारी प्रोग्रेसिव कंट्रीज ने ऑलरेडी मैकेनाइज्ड मैकेनिकल से बनाया वो। ठीक है, तो मैकेनाइज्ड कर दिया मतलब मशीनरी ले आए हैं एग्रीकल्चर में। भाई मशीनों का यूज हो रहा है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता है कि द आर्टिकल है तो आगे हमको नाउन चाहिए, क्योंकि मेन उस नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होगा। फाउंडेशन होता तो सही होता है, तो फाउंडेशनल है, एल वाला एडजेक्टिव होता है, सफिक्स की क्लास में हमने पढ़ा है। सब्सिडरी तो होता है, सब्सिडरी क्या होता है? सब्सिडरी किसी का कोई दूसरा पार्ट, सब्सिडरी उसको बोलते हैं ना। पढ़ा है आपने सब्सिडरी? कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री को बोलते हैं। सेकेंडरी कोई चीज होती है, एक तरफ मेन बोल रहे हो एक तरफ सेकेंडरी बोल रहे हो, कोई सेंस थोड़ी बनेगा। तो ये तो वर्ड ही गलत हो गया। लिटनी क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है। इफ यू डिस्क्राइब what someone says as a litany of things, you mean that you have heard it many times before and you think it is boring and insincere or insincere. तो अगर आप किसी भी चीज को ऐसे बोल रहे हो कि वो चीज लिटनी ऑफ थिंग्स है, मतलब वो आप कई बार सुन चुके हो, इतनी बार सुन चुके हो कि अब आप पक चुके हो वो सुन सुन के, क्योंकि अब आपको वो बहुत बोरिंग लग रही है और इनसिंसियर लग रही है। She remained in the doorway listening to his litany of complaints against her client. Litany of complaints का मतलब बार बार वही सेम कंप्लेंट, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना, इस टाइप का। तो अब अगर वापिस आए तो मेन लिटनी कैसे आ सकता है? लिटनी ऑफ थिंग्स होता है। लिटनी ऑफ थिंग्स का मतलब वही सेम घिसी पिटी चीजें हैं। तो यहाँ कुछ सेंस नहीं देना, पॉजिटिव बात हो रही है। प्लैंक आएगा, प्लैंक का क्या मतलब है? कोई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत, कोई आधार। तो फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो मेन प्लैंक है मॉडर्न एग्रीकल्चर का, उसी का आधार है। अभी तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड कर दिया है। प्लैंक हम उसको भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज होती है, आपको पता होगा, ऐसे हाथ करके, मतलब ऐसे पूरा स्ट्रेच करके हाथ ऐसे करते हैं। जिम में लोग देखा होगा आपने, करते हैं। एब्डोमेन के लिए होता है, कोर के लिए होती है वो। देखिए आपने एक्सरसाइज करी है, बहुत लोग करते हैं। Recently, a team of Indian scientists from the research laboratory Ahmedabad has discovered a new exoplanet dash too close to an aging star. तो कोई जो प्लैनेट होगा किसी स्टार के अराउंड क्या करता है? भाई प्लैनेट के लिए एक साइंटिफिक टर्म होता है ऑर्बिट करना। स्विंग का मतलब झूला खाना, तो झूले थोड़ी खा रहा है वहां पे वो। ऑसिलेट करने का मतलब भी ऐसे इधर उधर डोलना। वर्ल का मतलब वो चक्री, वो भी गलत हो गया। ऑर्बिट करता है प्लैनेट जो होता है, बड़ा बेसिक सा था, डी आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इज या फिर
इज ए और एंड डैश बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो एक ऐसी बॉडी है, कैसी बॉडी है, ये ए एन जो है बॉडी के लिए आया हुआ है, यहाँ उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव चाहिए। तो कैसी बॉडी है, इंडिपेंडेंस तो आ नहीं सकता, ये खुद एक नाउन है। इंडिपेंडेंट होता तो आ सकता था कि इंडिपेंडेंट बॉडी है एक। डिपेंडेंट बॉडी कैसे है भाई, एक इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं आ सकता, डिपेंडेंट ऑपोजिट हो जाएगा। किसी मिनिस्ट्री के तहत आने वाली एक इंडिपेंडेंट बॉडी बोला जाता है, डिपेंडेंट नहीं बोला जाता। डिपेंडेंट का मतलब तो फिर वो उस मिनिस्ट्री का ही पार्ट है, उसे बताने की क्या जरूरत है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आने वाली एक इंडिपेंडेंट है, खुद से ही काम करती है। तो ये गलत हो गया, उल्टा है, ये डिपेंडेंट नहीं आएगा। सबसर्वियंस क्या होता है, सबसर्वियंस मतलब वही सबकी हाँ में हाँ मिलाना, चाटुकारिता करना। सीकोफेंसी पता है, जी हुजूरी करना। विलिंगनेस टू ओबे अदर अनक्वेश्चनेबली आना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बिना सवाल के सामने वाले की बात पे आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो सबसर्वियंस है। तो यहाँ पे एक ही शब्द बचा हमारे पास, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, एक ही बात होती है। ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी है। Delhi Police has launched an e-learning initiative by South West District of Police Force। किस लिए लॉन्च किया, हेल्प करने के लिए और एजुकेट करने के लिए, और ये करने के लिए स्किल ट्रेनिंग को किसको देंगे, स्किल ट्रेनिंग स्कूल ड्रॉप आउट्स को देंगे। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, देखो 2 के बाद V1, फिर इधर भी V1 और आगे भी V1 आएगा, पैरेललिज्म मेंटेन होगा। तो स्किल ट्रेनिंग को ऑफर आ तो सकता था, अगर ऑफर लिखा होता तो ये तो ऑफरिंग है। प्रोवाइड भी आ सकता था अगर खाली प्रोवाइड होता तो। परपोर्ट जो है वो अलग टर्म है, इम्पार्ट होता है किसी नॉलेज को देना, किसी चीज को प्रोवाइड करवाना, स्किल देना, इम्पार्ट करना वैल्यूएबल नॉलेज या स्किल को। परपोर्ट क्या होता है, परपोर्ट जो है वो एक नाउन है जिसका मतलब अपीयर टू बी और डूइंग समथिंग स्पेशली फॉल्सली। जैसे शी इज नॉट द पर्सन शी परपोर्ट्स टू बी, वो नहीं है जो वो बनने की कोशिश कर रही है, कुछ प्रिटेंड करना। परपोर्ट का मतलब ये भी होता है किसी भी चीज का जनरल मीनिंग। I did not read it all, but I think the purport of the letter was that। purport का मतलब कि उस लेटर का मेन जो पर्पस था, पर्पस वाला सेंस भी देता है कि उस लेटर का जो मेन मीनिंग था वो ये था कि ही विल नॉट बी रिटर्निंग फॉर एटलीस्ट ईयर। तो किसी भी चीज का मेन मीनिंग, और पहला मीनिंग था प्रिटेंड करना, अपीयर टू बी या डू समथिंग विच यू आर नॉट, और उसका कोई लेना देना नहीं है। स्किल ट्रेनिंग को इम्पार्ट किया जाता है, सामने वाले तक पहुंचाया जाता है। तो सी आ जाएगा। Mother had prepared a dozen of cookies. Alex ate all of them. Therefore, she called him A or and dash। तो प्रिपेयर्ड की थी काफ़ी सारी कुकीज़, एलेक्स सारी खा गई, इसलिए मम्मी ने उसको क्या कहा, खा गया, सॉरी एलेक्स लड़का है। तो मम्मी ने कहा कि तू ये है, क्या है, ग्लटन बोला जाता है। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, बुक्खड़, नाउन है ये। कंजूस थोड़ी बोलेंगे, सारी खा गया ना वो। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। गॉबलर बोलते हैं मोची को, तो मोची का क्या मतलब है यहाँ पे, गॉबलर होता है बुक्खड़। अच्छा ऐसा बना रखा है क्वेश्चन, तगड़ा बना, गॉबलर कंफ्यूज हो जाए बच्चा, ताकि गॉबल गॉबल नोम 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 करके खा जाए सारा। जैसे आप लेके आए हैं कहीं से कुछ खाने के लिए, मान लो कुछ भी लेके आए हैं खाने के लिए, बर्गर लेके आए हैं लेट से, तो आपने बोला कि भाई एक बाइट तू भी खा ले, कोई बहन या भाई है, तो वो एक बाइट में आधे से ज़्यादा आम पूरा एक ही बारी में निकल जाता है ना, तो वो गॉबल कर गया पूरा पेटू बुक्खड़। या फिर चलो चिप्स का पैकेट है, लेज़ का पैकेट है 20 रुपये वाला, या कुरकुरे का पैकेट है, आप अपना आराम से, कुछ कुछ लोगों की आदत होती है एक एक करके खाते हैं, और मेरे से कभी नहीं खाया जाता एक एक करके, मतलब हाथ जाएगा पैकेट में तो एक बारी में 4-5 आएंगे इकट्ठे। तो मेरे साथ है, मतलब मेरे घर में है, जनरली ऐसा होता है। भाई जो है वो आराम आराम से खाता है और मैं हाथ एक ही बारी में पूरा का पूरा ऐसा है। पता नहीं वो क्या है, वो साइकोलॉजी ऐसी सेट है कि खत्म हो जाएंगे, कहीं ये ना खा जाए मैं रह जाऊं। ऐसा नहीं होता, बट छोटे होते से ही वो चीज़ सेट है। एलेक्स एट ऑल ऑफ देम देयरफॉर, क्योंकि एक एक खाने में स्वाद ही नहीं आता, चखार नहीं आता जब तक वो एक साथ मुंह में बहुत सारे ना जाए ना, 4-5 पीस ना जाए, तब तक मजा नहीं आता है। तो उसको पेटू कहा, बुक्खड़ कहा। गौरमे क्या होता है, गौरमे एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी खाने से रिलेटेड है, बट इसका मीनिंग समझेंगे, अलग टर्म है। एक ऐसा इंसान होता है जो कि एंजॉय करता है हाई क्वालिटी का फूड,
जो बहुत कुछ जानता है फूड के बारे में और एंजॉय करता है उसे, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इस टाइप का, मतलब समझ के बहुत नॉलेज होती है उसे खाने के बारे में। ये फूड ब्लॉगर जो है आजकल के, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, हालांकि वो नाम के ही हैं, बस उनको इतना, कनोजियर एक वर्ड होता है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हाई क्वालिटी फूड को जो एंजॉय करे, समझ गए। अच्छा गौरमेट, अच्छा इसे बोलते क्या है, गौमे, गौमे, गौमेट नहीं होता ये, गौमे एडजेक्टिव होता है ये। फूड वेरी हाई क्वालिटी फूड भी होते हैं, गौमे कॉफ़ी, ये स्टारबक्स की और बरिस्ता की कॉफ़ी होगी। गौमे मील हो गया, वो बिल्कुल वो शाही थाली जो है उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये टर्म हम तब यूज़ करते हैं ऐसा इंसान जिसको हाई क्वालिटी के फूड के बारे में नॉलेज है, उसके मसाले के बारे में, टेस्ट के बारे में, मतलब खा रहा है तो उसे आहा पता लग रहा है कि नमक कम है या मिर्च कम है या ये वाला फ्लेवर ज़्यादा है या इस चीज़ का फ्लेवर आ रहा है या मिंट का आ रहा है या किसी भी चीज़ का आ रहा है, मतलब इतना बारीकी से वो फूड को एंजॉय करता है और उसको जज करता है फिर, अच्छा इस फूड में ये कमी है, वो गौरमे है, समझ गए। बहुत सारे होटल्स में इंस्पेक्टर आते हैं तो खाना चेक करते हैं कि इस फूड में क्या चीज़ की कमी है, तो वो गौरमे है। तो यहाँ पे हमें बुक्खड़ वाला सेंस चाहिए था, वो ग्लटन से आ जाएगा। इवेंचुअली इट इज आर पेशेंस एंड डैश दैट लीड्स अस टू द रोड ऑफ सक्सेस। तो हमारा जो पेशेंस है और ये, तो आर के बाद पेशेंस नाउन है तो एंड के इधर भी नाउन चाहिए होगा। तो डिफरेंस क्या होता है, चलो वन बाय वन सबको समझते हैं। पोलाइट सबमिशन एंड रेस्पेक्ट, डिफरेंस और रेवरेंस सेम होता है किसी की इज्जत। डिटर्मिनेशन आपको पता है, दृढ़ संकल्प को बोलते हैं। डिफिडेंस क्या होता है, डाउट को बोलते हैं, हेजिटेशन जो हो जाती है। और टिमिडिटी, कायरता को, कावर्डिस को, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को। ठीक है, तो बताओ भाई पेशेंस के साथ कौन सा शब्द जा रहा है। इज्जत की वजह से थोड़ी सक्सेस मिलती है, डिफिडेंस की वजह से थोड़ी मिलती है, हेजिटेशन की वजह से मिलेगी, और कायरता की वजह से मिलेगी टेनासिटी। टेनासिटी मतलब डिटर्मिनेशन, एक ही बात है। दृढ़ संकल्प और पेशेंस की वजह से हमें सक्सेस मिलती है। अरे बोलो हाँ, नहीं बोलोगे, हाँ तो बोलो। हैव यू हैवर हैव यू एवर डैश बिफोर, आई आस्क्ड। नो इट्स माई फर्स्ट टाइम इन अ प्लेन एंड आई एम लिटिल नर्वस, वर्तिका रिप्लाइड। तो पूछ रहा क्या तुम पहले कभी प्लेन में बैठे हो या कभी उड़े हो, उड़े इन द सेंस कि प्लेन में उड़ कर गए हो। तो हैव यू एवर डैश, हैव के बाद V3 चाहिए। तो फ्लोड कहाँ से आ गया, फ्लो का मतलब तो बहना होता है, बहना, उसी की सेक, बहना मतलब वो मेरी प्यारी बहना नहीं, बहना, बहती हवा सा था वो है। तो फ्लोड उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लू ये तो सेकंड फॉर्म है, हमें थर्ड चाहिए, तो फ्लोन आएगा, उड़ने से रिलेटेड है। हैव यू एवर फ्लोन बिफोर का मतलब है कभी प्लेन में बैठ के उड़ के गए हो। और फ्लेड जो है वो फ्ली की सेकंड फॉर्म है, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, वर्ब होती है, उसी की सेकंड फॉर्म है फ्लेड। द थीफ फ्लेड, तो क्या हो जाएगा, फ्लोन हो जाएगा। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पीकिंग अबाउट योर इनकम इज टैबू। वर्ल्ड के मोस्ट पार्ट्स में अगर इनकम के बारे में बात करते हो तो टैबू माना जाता है, लोग बताते ही नहीं है और बतानी नहीं भी चाहिए कि आप कितना कमा रहे हो। कभी भी किसी को भी, चाहे 5,000 कमा रहे हो चाहे 5 लाख क्यों ना कमा रहे हो, कमाओ तो जिंदगी में आगे चल के। इन इंडिया यू शेयर द फिगर्स लाइक योर जोडियक साइन डैश इफ यू हैव लॉट्स। अब क्या है यहाँ पे, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पीकिंग अबाउट योर इनकम इज टैबू। टैबू मतलब कोई चीज बैन है जिसके बारे में बात ही नहीं करते हैं लोग, स्टिग्मा है जिसके ऊपर कलंक है। कलंक तो नहीं कहूंगा, कलंक या नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। टैबू मतलब जिसको कम डिस्कस करते हैं, ठीक है, जैसे सेक्स एजुकेशन इज टैबू, लोग बात करने पसंद नहीं करते इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया में हम अपनी सैलरी फिगर्स जो है वैसे बताते हैं जैसे अपना राशिफल बता रहे हैं, मतलब चौड़ में सबके आगे अपना मतलब ज्यादा ही शो ऑफ करते हैं। योर जोडियक साइन डैश इफ यू हैव लॉट्स, अब बताओ क्या आएगा। तो स्लाइटली तो आ नहीं सकता, स्लाइटली का मतलब तो कम होता है और बेयरली का मतलब भी कम होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिया में आप फिगर्स को ऐसे बताते हो जोडियक साइन की तरह, है ना। और खास तौर पे तब जब आपके पास बहुत पैसा होता है, तब तो आप सबको ही बताते हो कि मेरे पास इतना, तेरे भाई के 200 किले हैं, ऐसा वैसा ये वो। तो बताओ क्या आएगा, स्पेशली कि स्पेशली, ये मैंने सिखाया हुआ आपको, ये हम पर्पस बताने के लिए यूज करते हैं।
और ये कुछ पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पॉइंट आउट करना है, ध्यान से देखो कि अधिकतर पार्ट में वर्ल्ड के इनकम के बारे में बात करना टैबू है, बट इंडिया में हम शेयर ऐसे करते हैं फिगर्स को कि जैसे राशिफल बता रहे हो, खास तौर पे तब जब हमारे पास बहुत हो, क्या हो, इनकम की बात हो रही है, खास तौर पे जब इनकम ही बहुत ज्यादा हो। तो किसी पर्पज की बात नहीं करनी है, खास तौर पे जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे पिज्जा पसंद है, खास तौर पे कौन सा, वो चीज वाला, है ना। इनकम के बारे में बहुत बात करते हैं, खास तौर पे कब, जब बहुत ज्यादा हो, समझे कि नहीं। तो ये वाला स्पेशली चाहिए, ये वाला स्पेशली तो पर्पस बताता था, याद दिलाऊं कि मैंने ये सूट सिलवाया है स्पेशली तुम्हारी शादी के लिए, तो वो पर्पस हो गया वहां पे। पर्पस नहीं बताना है वहां पे, ये बताना है कि इनकम के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे राशिफल बता रहे हो, और खास तौर पे तब बात करते हैं जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, ये बहुत ही पैसा हो, तब तो पैसन की बोरी धरी है। चलो सी आएगा। चलो जी अगले पे चलते हैं, बनाएंगे इसे भाई। आई वॉज एन एथीस्ट एंड आई वॉज अ नॉन वेज वेन शी वॉज फर्स्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, ओवरनाइट दीज डैश हैड स्टार्टेड बॉदरिंग हर। मैं नास्तिक था, मैं नॉन वेज भी था, when she was first attracted towards me, तो जब वो पहली बार मेरी तरफ आकर्षित हुई थी तो मैंने अपनी सच्चाई बता रखी थी कि मैं नास्तिक भी हूँ और मैं नॉनवेज भी खाता हूँ। बट अचानक से क्या हो गया, ओवरनाइट, अगले ही दिन, ये जो ये थी, क्या थी अभी बात करते हैं। ऑफ कोर्स आदतें होंगी या उसकी जो भी उसकी पर्सनैलिटी होगी, वो उसे परेशान करना शुरू कर दिया उसने, तो उसकी इसने परेशान करना शुरू कर दिया। पहली बात तो दीज है, दीज के बाद आपको प्लूरल नाउन चाहिए होगा, पहले तो सिंगुलर हटाओ, तो ये ट्रेट्स सिंगुलर है, ट्रेट्स होता तो सही होता, ट्रेट्स का मतलब बिहेवियर, आदतें, ठीक है, तो ये हो सकता था। करेक्टरिस्टिक्स भी होता तो हो सकता था, बट ये सिंगुलर है। बच्चा इम्प्यूट्स और एट्रीब्यूट्स, इम्प्यूट वर्ब होती है भाई किसी पे आरोप लगाना, एट्रीब्यूट्स बचा, एट्रीब्यूट्स करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स तीनों सेम है, बट ये दोनों सिंगुलर में थे, हमें प्लूरल चाहिए, दीज लिखा हुआ तो एट्रीब्यूट्स आ जाएगा, तो एट्रीब्यूट्स उसका बिहेवियर। तो ये जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरी करेक्टरिस्टिक्स थी, जो मेरे अंदर गुण थे, अब उसको अच्छे लग रहे होंगे, बट उस लड़की को अगले ही दिन वो परेशान करने लग गए। When I sang for her, I do not know how or why it happened, but the dogs from the dash started howling. Howling का मतलब, अब हाउ वो जो आवाज निकालते हैं भेड़ियों की तरह, ठीक है, हाँ डॉग्स भी करते ही हैं क्योंकि उनके एंसेस्टर एक तरीके से वॉल्फ ही हैं। अब कूप, कैनल, हच और केज। कूप जहां पे चिकन्स को रखा जाता है, कैनल जहां पे डॉग्स रहते हैं, हच जहां पे रैबिट रहते हैं, और केज इन जनरल एक पिंजरे को बोलते हैं जहां पे पक्षियों को बांधा जाता है या बंद किया जाता है। तो डॉग्स के लिए जो टर्म आता है वो कैनल आता है। चले, द रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस सैड द थिंग्स वी लव आर लाइक द लीव्स ऑफ अ ट्री। मतलब जिस चीज को हम प्यार करते हैं वो पेड़ के पत्तों की तरह होती है, दे कैन फॉल एट एनी मोमेंट, कभी भी वो फॉल कर सकती है, विद अ डैश ऑफ विंड। अगर विंड का ये आए तो, हवा का झोंका आए तो उसके लिए यूज करते हैं गस्ट ऑफ विंड। गस्ट का मतलब भी यही होता है, हवा का झोंका। अब ब्लो ऑफ विंड भी हो सकता था, बट ये तो ब्लू है, सेकेंड फॉर्म है। ब्लो वर्ब भी होती है और आपका नाउन भी होता है, दोनों होता है। फ्लो ऑफ विंड कुछ नहीं होता, ब्लास्ट कोई धमाका थोड़ी हो रहा है। गस्ट ऑफ विंड का मतलब हवा का झोंका, तो किसी भी टाइम गिर सकता है वो। We found it dash to climb further due to bad weather and decided to give up the expedition. Expedition मतलब जर्नी। तो आगे चढ़ने में हमें ये हो रहा था बैड वेदर की वजह से, तो डिफिकल्टी आ रही होगी, इसलिए तो गिव अप करने की बात हो रही है एक्सपीडिशन को। तो वी फाउंड इट डैश टू क्लाइम। तो बताओ भाई, वाइबल का मतलब होता है कोई चीज़ पॉसिबल है, डूएबल है, जबकि वहां उनको इम्पॉसिबल लग रहा होगा तभी तो गिव अप कर दिया बैड वेदर के चलते। एक्साइटिंग भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल होता तो आ सकता था, इम्पॉसिबिलिटी है, ये तो नाउन है। यहां पे हमें ये बताना है कि इट के बारे में बताना है। इट क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव है। तो अनफिजिबल आएगा। फिजिबल ऐसी चीज होती है जो कि पॉसिबल हो, डूएबल हो, अनफिजिबल जो कि पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल। तो वी फाउंड इट अनफिजिबल टू क्लाइम फर्दर। A child is dash and unselfish in his sharing of love which a fully grown up man can learn from a child। मतलब बच्चा जो होता है और उसका जो प्यार होता है वो अनसेल्फिश होता है,
अनसेल्फिश मतलब बराबर होता है वो सबके लिए, वो ऐसे पार्शियलिटी नहीं करता है कि इसको ज़्यादा प्यार करूंगा इसको कम करूंगा, बहुत छोटे बच्चे की बात हो रही है। तो एंड के इधर अगर पॉजिटिव वर्ड है तो एंड के इधर भी पॉजिटिव वर्ड आएगा। वॉलंटरली तो एडवर्ब होता है, हमें एडजेक्टिव चाहिए। कैसा पता लग रहा है? चाइल्ड के बारे में बताना है, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव है ना, और एंड के इधर भी एडजेक्टिव ही है, तो पैरेललिज्म भी मेंटेन करेंगे। अनरूली का मतलब होता है जो कहना ना माने, हमें नेगेटिव वर्ड नहीं पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो अनरूली आपका गलत हो गया। ठीक है। अनस्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस, देखो स्पॉन्टेनियस होता है एकदम बिल्कुल जो है जिसके साथ वैसा है। अनस्पॉन्टेनियस का कहने का मतलब है सोच विचार के सामने वाले के साथ बर्ताव कर रहा है, सोच समझ रहा है। बट बच्चा सोचता समझता थोड़ी है, तभी तो बोला अनसेल्फिश है। तो कुछ बच्चे अन देख के अन लगा देते हैं, ऐसा ना करें। स्पॉन्टेनियस एक पॉजिटिव वर्ड है, अनस्पॉन्टेनियस एक नेगेटिव वर्ड है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ध्यान से समझना इस चीज को। अनसेल्फिश है मतलब सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश नहीं तो मतलब पॉजिटिव बात हो रही है। और बच्चा जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब जिसके साथ जैसा है उससे वैसा ही रहता है, वो ये बोलने की बात कर रहा है। तो अनस्पॉन्टेनियस का मतलब जिसके साथ जैसा है वैसा नहीं है, बहुत सोचता विचारता है फिर उसके साथ वैसा बनता है, ये तो बात बनेगी ना, तो ये गलत हो गया। इम्पल्सिव आएगा। इम्पल्सिव मतलब बच्चा ज़्यादा सोचता नहीं है, बच्चा सेल्फिश नहीं होता, बच्चा अनसेल्फिश होता है। जब भी लव को शेयर करने की बात आती है, ये एक फुली ग्रोन अप मैन को बच्चे से सीखना चाहिए, वो ये बोल रहा है। ए आंसर है। A person who is running after dash wealth at the cost of his relations and health is a slave to money। तो आफ्टर के बाद जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म में जाएगी। तो ऐसा इंसान जो वेल्थ को ये करने के पीछे भागता है रिलेशंस के कोस्ट पे और हेल्थ के कोस्ट पे, वो मनी का गुलाम है। कि मतलब रिलेशन और हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके अगर वो पैसे के पीछे ये कर रहा है, भागे जा रहा है, पैसे को ये करने के पीछे भागे जा रहा है, क्या करने के पीछे वही बताना है। तो क्रेडिट का मतलब तो किसी को पैसा देना होता है ना, क्रेडिट कंपनी होती है पैसा लोन पे देती है। तो पैसा देना थोड़ी है। एक ऐसा इंसान जो भागता है पैसे को देने के पीछे कि पैसे को कमाने के पीछे, गलत हो गया। आफ्टर डिपॉजिटिंग होता तो सही होता, गलत है। कलेक्टिंग होता तब भी सही होता है, तो कलेक्शन है। आफ्टर एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना है। ऐसा इंसान जो भागता रहता है पैसे इकट्ठे करने की सोचता है, रिलेशंस को कॉम्प्रोमाइज करके, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके, तो वो कुछ कमा नहीं रहा है, वो पैसे का गुलाम ही है। इन इंडिया कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशंस डैश अबाउट 74% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडिया। तो जो कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन है ना, वो कितना है? टोटल एनर्जी कंज्यूम का 74% है। तो जब बहुत बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा बताना होता है तो हम लोग यूज करते हैं अकाउंट फॉर। जैसे विमेन अकाउंट फॉर 25% ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 है तो 25 जो है वो विमेन है। ये मैंने फ्रेजल वर्ब का पहला ही फ्रेजल वर्ब पढ़ाया हुआ है आपको। ए आंसर है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, के कारण। तो यहाँ के कारण का सेंस नहीं देना, ये बोलना है कि जो कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन है ना, वो टोटल एनर्जी का 74% है, उसके लिए अकाउंट फॉर आता है। टेक्स इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज को कंसिडर करना, टू कंसिडर समथिंग। ठीक है। व्हेन चूजिंग अ न्यू कार यू शुड टेक फ्यूल एफिशिएंसी इनटू अकाउंट, कि कितनी एफिशिएंसी आएगी, माइलेज कितनी मिलेगी, ये चीज कंसिडर कर लेना चाहिए जब आप नई कार लें। तो यहाँ कुछ कंसिडर करने की भी बात नहीं थी, ये बताना था कि ये जो है पूरी एनर्जी का इतना हिस्सा है, तो हिस्से के लिए अकाउंट फॉर यूज करते हैं हम लोग। और मेकअप जो है वो आपका गलत हो जाएगा। मेकअप आ सकता था कि ये जो है पूरी एनर्जी का इतना हिस्सा बनाता है, मेकअप करता है, आ सकता था। बट एनर्जी कंजम्पशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए थी, ये तो प्लूरल है। मेक्स अप होता तो सोच भी सकते थे, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। The transgender community faces dash and discrimination and therefore has fewer opportunities as compared to others। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस कर रही है इसको एंड डिस्क्रिमिनेशन को। अगर यहाँ नेगेटिव वर्ड है तो इधर भी नेगेटिव चाहिए होगा। तो स्टिग्मा, कलंक, जनरली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कलंक ही एक तरीके से माना जाता है कि भाई ना लड़का है ना लड़की है, तीसरी कैटेगरी है, ना नौकरी मिलती है ना समाज में एक्सेप्टेंस मिलती है। मैं एक समाज की विचारधारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टिग्मा को फेस करना पड़ता है। स्टिग्मा मतलब बैड रेपुटेशन को,
बैड इमेज को फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है, इसलिए उनकी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनके पास दूसरों से कंपेयर करें। एनिग्मा की कोई बात नहीं है, मिस्ट्री का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। एनिग्मा मतलब सीक्रेटिव कोई चीज़। डिलेमा भी कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है आपको, वो भी कोई सेंस। स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना, तो डिस्क्रिमिनेशन से मिलता जुलता जो वर्ड है वो स्टिग्मा है। देयर आर चांसेस दैट अ पर्सन हैज़ एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बट मे टर्न आउट टू बी डैश। ऐसे पूरे चांसेस हैं कि एक पर्सन जो है, हो सकता है वो अट्रैक्टिव हो, बट वो ऐसा निकल जाए। कैसा निकल जाए? कैसा निकल जाए? तो एक तरफ पॉजिटिव बात हो रही है तो दूसरी तरफ नेगेटिव बात होगी ना बेटा, बट बोला हुआ है, नेगेटिव बात आएगी। बोलो हाँ। तो अपराइट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है। कॉन्शियंशियस का मतलब भी यही होता है मॉरली राइट पर्सन, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अब नॉन चैलेंट हो सकता है और अनस्क्रूपलेस। अनस्क्रूपलेस का मतलब होता है इमोरल, अनैतिक इंसान, डिसऑनेस्ट, धोखाधड़ी करने वाला। और नॉन चैलेंज का मतलब होता है सानू की, ऐसे करते हैं ना कि जैसे यार तेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आई डोंट केयर, नॉन चैलेंट। तो नॉन चैलेंट का यहाँ कोई लेन देन नहीं है। वो बोल रहा है कि हो सकता है कि एक पर्सन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, बट ऐसा हो कि वो क्या निकल आए, वो एक इमोरल पर्सन निकल आए। क्योंकि इन जनरल वो कह रहा है, ये एज्यूम किया जाता है कि कोई अट्रैक्टिव है तो वो मॉरल होगा, बट ज़रूरी नहीं है, वो इमोरल भी हो सकता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो अनस्क्रूपलेस आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? निर्लज या फिर बिहेविंग इन अ डिसऑनेस्ट वे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आइडिया इज अ थॉट और ओपिनियन रिलेटेड टू समथिंग विच मे पॉप अप रैंडमली और आफ्टर अ डैश सेशन। एक आइडिया एक ऐसा थॉट होता है, ओपिनियन होता है किसी चीज से रिलेटेड जो कि आ जाता है अचानक से। कब? एक ऐसे सेशन के बाद। तो कैसे सेशन के बाद? चर्न का मतलब होता है किस चीज को ऐसे गोल गोल घुमाना, वो मक्खन निकालते हैं ना ऐसे घुमा घुमा के। तो चर्न सेशन कौन सा होता है? जर्क का मतलब होता है झटके देना किसी को, वो ऐसे पकड़ के बिल्कुल पूरा हिला दिया आपने उसे। तो जर्किंग सेशन कुछ नहीं होता है। इन्फॉर्मेशनल सेशन नहीं होता, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है बैठ के आपने ग्रुप डिस्कशन किया है, कुछ अपने विचार दिए हैं, सामने वाले ने अपने विचार दिए हैं, तो उसके बाद ही बोल रहा है कि एक आइडिया एक ऐसा थॉट ओपिनियन होता है जो कि रैंडमली आ जाता है जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करते हैं। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है आपका ग्रुप डिस्कशन टू प्रोड्यूस आइडियाज। ये वर्ड ही इसलिए यूज किया जाता है ताकि सेशन हो, लोग मिलकर बैठे और एक अच्छा आइडिया जो है वो पॉपअप हो। तो आई होप सभी बच्चों को आज की क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपके पास है, डाउनलोड करके खुद से लगाना चाहें बाद में मतलब रिवीजन करनी हो पीडीएफ से भी आप लोग कर सकते हैं। टेक्निक आपने सीख लिया एलिमिनेशन की, वोकैबलरी आपकी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पहले ही बोल दिया था आनी चाहिए वोकैब आपको। दूसरी चीज़ आप देख रहे थे मैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एलिमिनेट कर रहा था, तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए। तीसरी चीज़ सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो रीडिंग बेस्ड है, तो रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें इंग्लिश के तीनों एस्पेक्ट ज़रूरी हैं, रीडिंग भी, वोकैबलरी भी और ग्रामर भी। तो इसलिए एक चीज़ पे कमांड नहीं बनानी है, तीनों पे बराबर कमांड बनानी है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।